हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का क्लास 11 का चैप्टर 2 जो कि है मनोविज्ञान में जांच की विधियां। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज पहला पार्ट रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीरियस हो, 0% रिस्क लेना चाहते हो, तो आप लोग के लिए 1500 क्वेश्चन आंसर और थ्योरी मिल रहा है आपको 201 रुपया में। अगर आप इसका एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, तो सिर्फ आपको 151 में आपको दिया जा रहा है। अगर आपको दोनों चाहिए, तो दोनों लेने के लिए आपको 300 पेमेंट करना होगा। इसके सिवा आपको कुछ भी साइकोलॉजी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। आप इतना कवर कर लेते हो तो आपका 100% आपका सिलेबस साइकोलॉजी का पूरा खत्म हो जाएगा। तो लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में जांच की विधियां। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत मान्यताओं को पुष्टि करने के लिए, या ऑप्शन बी परिकल्पना उत्पन्न करना, या ऑप्शन सी राय स्थापित करना, या ऑप्शन डी मनोरंजन के लिए। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, जो आपका मनोवैज्ञानिक है वो आपका लॉजिकल और आपके रीजनिंग के लिए माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, परिकल्पना उत्पन्न करना मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान का प्राइमरी लक्ष्य माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड है, किसी शोध पद्धति में एक निश्चित अवधि में किसी व्यक्ति या छोटे समूह का गहन अध्ययन शामिल क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है प्रयोग, सर्वेक्षण, केस स्टडी, या ऑप्शन डी अवलोकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केस स्टडी। केस स्टडी किसे कहते हैं? किसी समूह, समस्या या परिस्थिति आदि का समय अवधि में अध्ययन करना केस स्टडी कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। एक प्रयोग में स्वतंत्र चर क्या है? पहला ऑप्शन है वो चर जिसे मापा जाता है, वो चर जिसमें हेरफेर किया जाता हो, ऑप्शन सी वो चर जो अन्य चर से प्रभावित होता है, या ऑप्शन सी वो चर जो स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? पहला ऑप्शन है रेंज, मानक विचलन, ऑप्शन सी है परिवर्तनशीलता, या ऑप्शन डी बहुलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बहुलक आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, एक शोधकर्ता नींद के घंटों और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच संबंध का अध्ययन करना चाहता है। कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? पहला ऑप्शन है एक मामले का अध्ययन, प्रयोग, सर्वेक्षण, या ऑप्शन डी सहसंबंधात्मक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सहसंबंध क्या होता है? तो सहसंबंध का उपयोग दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है, या दो या दो से अधिक चरों में मध्य संबंध को मापन करता है। जैसे कि एक शोधकर्ता नींद और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच संबंध अध्ययन आपके दो या दो से अधिक कार्य को करता है, उसको सहसंबंध अध्ययन कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जिसे आप कोरिलेशन स्टडी के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सहसंबंध गुणांक क्या दर्शाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन इंग्लिश में बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन गुणांक क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है चर के बीच कोई संबंध नहीं, चरों के बीच एक मजबूत नकारात्मक संबंध, या ऑप्शन सी
चर के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध, या ऑप्शन डी, चर के बीच एक कमजोर सकारात्मक संबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चर के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध दर्शाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? तो पॉजिटिव कोरिलेशन ये दर्शाता है कि किसी एक चर में एक इकाई वृद्धि के साथ दूसरे चर में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे कि आप गर्मी का दिन आने वाला है, ठीक है? तो गर्मी में जब आपका तापमान बढ़ेगा, तो क्या हो गया? गर्मी आपका एक मजबूत पक्ष है और दूसरा इसमें और घी में तेल डालने का काम कर रहा है तापमान। जैसे तापमान और बढ़ेगा, गर्मी और बढ़ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। किसी एक चीज़ में, जैसे कहावत है ना, किसी जलते हुए घी में तेल डाल देना और झगड़ा हो जाता है। इसी तरह आपका कोरिलेशन पॉजिटिव कहलाया जाएगा। जैसे कि गर्मी है, अगर आपका टेम्परेचर और बढ़ गया तो आपको और गर्मी बढ़ जाएगी। तो उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, किसी प्रयोग में यादृच्छिक असाइनमेंट का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है समूह को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, या ऑप्शन बी बाहरी चर को खत्म करने के लिए, या ऑप्शन सी भ्रमित करने वाले चरों को नियंत्रित करने के लिए, या ऑप्शन डी नमूना आकार बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, किस नैतिक सिद्धांत के अनुसार शोधकर्ताओं को अध्ययन करने से पहले प्रतिभागियों से सूचित सम्मति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है गोपनीयता, ऑप्शन बी है ड्रिफ्टिंग, उपकार, या ऑप्शन डी स्वायत्तता के लिए समान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या आप बता सकते हो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नैतिक सिद्धांत और नैतिक विकास दो अलग-अलग टर्म है। इसे आप एक मत समझना। आपको बताना है नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ नैतिक विकास के बारे में। तो याद रखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत आपके कोलरबर्ग ने दिया था। कोलरबर्ग आपने नैतिक विकास में बताया था कि बच्चे के नैतिक विकास और नैतिकता के बीच काफ़ी जिक्र किया था। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, नैतिक सिद्धांत और नैतिक विकास को लेकर। नैतिक विकास आपके कोलरबर्ग का सिद्धांत माना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। किस प्रकार के शोध डिजाइन में प्रतिभागियों के एक ही समूह के लंबे समय तक अध्ययन करना शामिल है? पहला ऑप्शन है क्रॉस अनुभागीय, अनुध्रेय, प्रायोगिक, या ऑप्शन डी अवलोकन। आपसे पूछा जा रहा है किसी भी काम में अगर काफ़ी लंबे समय तक अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जिसे आप इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल के नाम से भी जानते हो, ठीक है? तो जो काम काफ़ी लंबे समय तक आप करते हो, उसको हम अनुध्रेय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है, शोध में यादृच्छिक नमूना शब्द का क्या अर्थ है? चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक नमूना जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की समान संभावना होती है, उसे यादृच्छिक नमूना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है, किस प्रकार की शोध पद्धति में हस्तक्षेप किए बिना व्यवहार को देखना और रिकॉर्ड करना शामिल है? पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण, प्रयोग, केस स्टडी, या ऑप्शन डी अवलोकन। अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो इसका आंसर आप आसानी से पता कर पाओगे कि व्यवहार को देखना और रिकॉर्ड करना किस में शामिल है।
तो सबसे पहले व्यवहार आपके स्किनर साहब ने दिया था और उसके बाद अवलोकन दिख रहा है यहाँ पर। अवलोकन अपने स्किनर ने जो उनका सिद्धांत था ऑपरेंट, ठीक है? तो उसमें आपके बताया था कि बच्चे जितने भी होते हैं उसे अवलोकन करके, देखकर और उससे सीखते हैं। व्यवहार को देखकर उसे सीखते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा अवलोकन। क्वेश्चन 12 है, किसी प्रयोग में नियंत्रण समूह का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है प्रायोगिक उपचार प्राप्त करने के लिए, या ऑप्शन बी तुलना के लिए आधार रेखा प्रदान करना, या ऑप्शन सी स्वतंत्र चर में हेरफेर करने के लिए, या ऑप्शन डी ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयोग डबल ब्लाइंड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, कौन सा नैतिक सिद्धांत प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखने का महत्व पर जोर देता है? पहला ऑप्शन है स्वायत्तता के लिए समान, धोखा, सूचित सहमति, या ऑप्शन डी गोपनीयता। अगर किसी भी जानकारी को अगर आप गोपनीय रखते हो, काफ़ी छुपा कर रखते हो, तो उसे गोपनीयता कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, किसी शोध पद्धति में किसी भी चर में हेरफेर के बिना व्यवहार को व्यवस्थित रूप से देखना और रिकॉर्ड करना शामिल है। उससे पहले आपको बता दें, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो 400-500 लोग डेली देख रहे हैं, लेकिन वीडियो पे सिर्फ मुश्किल से 40 से 50 लाइक हो रहे हैं। तो कम से कम जितने लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, तो कम से कम मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन क्या-क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्रयोग, सेकंड ऑप्शन है सहसंबंध अध्ययन, सर्वेक्षण, या ऑप्शन डी प्रकृतिवादी अवलोकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्रकृतिवादी अवलोकन। एक शोधकर्ता चिंता कम करने पर एक नई चिकित्सक प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। वो कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य अध्ययन, केस स्टडी, या ऑप्शन सी कोरिलेशन स्टडी, या ऑप्शन डी प्रयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्रयोग। एक शोध अध्ययन में प्लेसिबो क्या है? मैंने आपको 2 दिन पहले प्लेसिबो का मतलब बताया था। तो अगर आपको याद होगा प्लेसिबो का मतलब क्या होता है, तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। पहला ऑप्शन है ऐसा उपचार जिसका कोई चिकित्सीय प्रभाव नहीं है। एक नकली प्रायोगिक प्रक्रिया, या स्वतंत्र चर, या ऑप्शन डी है आश्रित चर। तो प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो, तो प्लेसिबो का मरीज मानसिक रूप से असर पड़ता है। ये मरीज को भ्रम रहता है कि उसने जो दवा खाया है उसी के आधार पर वो ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसे भ्रम वाले इंसान को प्लेसिबो कहते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऐसा उपचार जिसका कोई चिकित्सीय प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आप दवा खा रहे हो, लेकिन आपका उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको भ्रम है कि आप उस दवा की वजह से आप ठीक हो रहे हो। तो ऐसे भ्रम को हम प्लेसिबो कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सर्वेक्षण को शोध पद्धति के रूप में उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है एक यह व्यक्तिगत मामलों की गहन खोज की अनुमति देता है, या ऑप्शन बी यह चर के बीच कारण संबंध प्रदान करता है, या ऑप्शन सी यह बाहरी चर के नियंत्रण को अनुमति देता है, या ऑप्शन डी
ये बड़ी संख्या में प्रतिभोगियों को डाटा एकत्र कर सकता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तनशीलता का माप है? मध्यिका, मोड, रेंज या ऑप्शन डी मतलब? काफ़ी आसान सा सवाल है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो रेंज, मीडियन, मोड के बारे में, तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और सी हो जाएगा रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत मैथ का क्वेश्चन है। रेंज रेंज का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी डिजिट होती है, अगर आपके पास 2 नंबर है, 10, 2, 8 या 4 नंबर मान लेते हैं, तो इसमें जो आपका सबसे मैक्सिमम नंबर होता है 10 और जो आपका सबसे मिनिमम नंबर होता है 2। तो इन दोनों में जो आप नंबर माइनस करोगे, जो वैल्यू निकल के आएगा, उसे हम रेंज कहते हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर और माइनस मिनिमम नंबर, ठीक है? उसको जब माइनस करोगे, जो वैल्यू निकल के आएगा, उसे हम रेंज कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, किसी नैतिक दिशानिर्देश के लिए शोधकर्ताओं को अध्ययन में वास्तविक उद्देश्य और प्रतिभागियों को शामिल होने के बाद किसी भी संभावित जोखिम की व्याख्या करने की आवश्यकता क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है सूचित सहसहमति, उपकार, धोखा या ऑप्शन डी गोपनीयता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सूचित सहमति। क्वेश्चन 20, किसी प्रयोग में डबल ब्लाइंड प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? पहला ऑप्शन है केवल प्रतिभागी ही प्रायोगिक स्थितियों से अनभिज्ञ है, या ऑप्शन बी ना तो प्रतिभागियों और ना शोधकर्ताओं को प्रयोगात्मक स्थितियों के बारे में पता है, या ऑप्शन सी केवल शोधकर्ता ही प्रायोगिक स्थिति को अभिज्ञ है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहीं भी आपका सिर्फ केवल वर्ड दिखे, वो आपका आंसर कभी हो नहीं सकता है। जहाँ पे केवल हो या सिर्फ हो, ये सारे वर्ड आपके नेगेटिव हैं। तो ऐसे वर्ड को आप बिना सिर्फ देखकर ही पहले काट देना, पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ पे आपको लगता है नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड कभी भी आपका राइट आंसर नहीं होता है। और ख़ासकर साइकोलॉजी में और आपके सीडीबी में जहाँ भी नेगेटिव वर्ड होते हैं, वो आपका कभी भी राइट आंसर नहीं होता है। जब तक आपसे ना पूछा जाए गलत बारे में, तब तक आपका नेगेटिव वर्ड आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आज के पहले पार्ट में टोटल हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद 20 या 30 क्वेश्चन बचेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने में। तो आज हम 20 क्वेश्चन रहने देते हैं। इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। उसमें 20 या 30 क्वेश्चन बचे हैं और हर चैप्टर में आपका 40-50 क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि 40-50 क्वेश्चन कम नहीं होते। हर एक चैप्टर से एक-एक पॉइंट को क्वेश्चन बनाया गया है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा गया आपके एनसीईआरटी में जो आपको कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। हर एक पॉइंट को हमने क्वेश्चन बनाया पूरे डिटेल में। हर एक चैप्टर से अगर 40-50 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कोई उसमें से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है? तो आज के वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इसका 20 से 30 क्वेश्चन जो बचा है उसे कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोगों से बस लाइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि आपको 1500 क्वेश्चन आंसर और आपको थ्योरी दिया जाएगा सिर्फ ₹201 में। और आपको एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज 11-12 क्वेश्चन आंसर, इसमें भी आपको 1000 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, यकीन मानो इसके सिवा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट का तैयारी कर रहे हो, आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको टोटल 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। अगर आप इतना कर लेते हो, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम से आउट ऑफ क्वेश्चन आया जाए। तो बस अगर आप सीरियस हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में।